बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I welcome all students in the session of functional English class, and the topic of today's lecture is elements, 5 important elements of a short story. दो मिनट वेट करिएगा। तो आप लोग का क्विज कैसा हुआ पहले तो ये बताइए। अच्छा जी, मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कोई भी शॉर्ट स्टोरी किस तरह से लिखी जा सकती है। शॉर्ट स्टोरी लिखने के या स्टोरी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। We have 5 important elements to write a short story. First of all, we have to define the characters. पहले मैं इन सबके नाम बता देती हूँ, then I will explain their definitions. Characters, setting, conflict, theme, plot. कैरेक्टर्स के अगर आपकी स्टोरी के अंदर 4-5 जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब कोई मदर, फादर, हीरो, हीरोइन और कोई विलन का कैरेक्टर है या फिर कोई साइड रोल है, कोई प्यून या चपरासी का कैरेक्टर है, उन सबको आपने बुलेट पॉइंट में कैरेक्टर्स में ऊपर मेंशन करके जस्ट बताना होता है कि ये कैरेक्टर मेरी स्टोरी में इन्वॉल्व है। फिर अगर आप ड्रामा राइटिंग की तरफ जाएं, ड्रामे की तो स्टोरी लिखी जाती है ना, तो कैरेक्टर के आगे फिर बताया जाएगा कि असल रोल इस करेक्टर कौन प्ले कर रहा है। इस तरीके से हम करेक्टर्स डिफाइन करते हैं। फिर सेटिंग, सेटिंग का भी आगे देखेंगे कि हमें स्टोरी की सेटिंग किस तरीके से करनी है, कैसे लेके चलना है या किस जगह पे कौन सा काम हो रहा है, उस सेटिंग में हम उसे डिफाइन करते हैं। देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी स्टोरी जब भी मजेदार होती है जब उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आए या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हो जिसपे दो लोगों के अलग अलग पॉइंट्स और हर कोई अपनी बात के ऊपर अड़ा हुआ हो कि ये बात सही है या ये बात सही है, ये दोनों उसके ऊपर कोई बहस कर रहे हो, तो स्टोरी के अंदर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आपको लाने हो आप उसको आप ज्यादा हाईलाइट करेंगे, स्टोरी के क्लाइमेक्स को ज्यादा हाईलाइट करेंगे। देन यू हैव थीम, कि आपकी स्टोरी की थीम क्या है, आप किस बेस पे स्टोरी को बना रहे हैं, क्या कोई सोशल इशू डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टोरी फनी है, ये स्टोरी रियल है और उसको हम कन्वर्ट कर, मतलब कोई रियल वाकया हुआ है उसको हम स्टोरी में या फिर जो है ड्रामा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपकी बेसिकली जो आप लिखने जा रहे हैं उसकी थीम क्या है उसको यू हैव टू डिफाइन इट। देन प्लॉट, प्लॉट की भी डेफिनेशन इससे कुछ एलिमेंट्स हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ हमको ये पता चल गया कि अगर आपसे पूछा भी जाए कि व्हाट आर द 5 की एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, तो दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग। अगर इनको डिफाइन करने को कहा जाए तो आप इनको डिफाइन कर देंगे। करेक्टर, अ करेक्टर इज अ पर्सन और सम टाइम, अच्छा हाँ मैंने आपको शुरू में बताया करेक्टर में हम रोल, किन रोल्स के नाम लिए जैसे कि पेरेंट्स या फिर हीरो, कोई चाइल्ड है तो वो टीचर है, वो टीचर, प्रिंसिपल, जिस तरह के भी रोल आपकी कहानी के अंदर है वो करेक्टर के अंदर डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई एनिमल स्टोरी लिख रहे हैं, कोई या इस तरह की स्टोरी है जिसके अंदर कोई कार्टून करेक्टर या एनिमल करेक्टर है जो कि उसका पार्ट है और उसका भी कुछ डायलॉग्स हैं या उसके भी कुछ एक्शंस हैं, तो आपको उस एनिमल का नाम भी करेक्टर की लिस्ट में इंक्लूड करना होगा। जब बच्चों की कार्टून मूवीज आती हैं या कुछ इस तरह की मूवी आती है, जैसे एक तो इंडिया की कोई फिल्म थी जिसके अंदर एक
जादू करके था, एलियन जो दूसरी वहां से आया था, दूसरी प्लेनेट से आया था, तो अब वो इंसानों में नहीं था, लेकिन वो भी एक करेक्टर था और फिल्म उसी के ऊपर बेस कर रही थी। तो फिर जो है उस करेक्टर को भी आपको करेक्टर लिस्ट में ही मेंशन करना होगा। करेक्टर्स एंड हाउ वी गेट टू नो देम। थ्रू द ऑथर्स फिजिकल डिस्क्रिप्शन। आपके कैरेक्टर्स के बारे में लिस्ट तो बता दी कि ये कैरेक्टर है, अब उनकी फिजिकल अपीयरेंस किस तरह की होगी, क्योंकि जब राइटर स्टोरी लिख रहे हैं तो राइटर का काम तो स्टोरी लिखना है, लेकिन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स उस स्टोरी को फॉलो करते हुए उस पूरे काम कास्ट करेंगे, ये जो भी उनको परफॉर्म करना है उस तरह से। तो डिस्क्रिप्शन में लिखना है वही वो होता है, लुकिंग वाइज से और बाल कैसे बाल है, या एक शरीफाना हो गया बनाया हुआ है, ये थोड़ा बदमाशी वाला हो गया, तो इसका गेटअप है वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन के राइटर की जब स्टोरी को उसके जहन में होगी कि ये किस तरह से लिखवाइज होगा, तो कास्ट किया जाए इस स्टोरी को ज़्यादा किया जाए, तो फिर वो इस तरह से उनका सेटअप बनाएंगे जैसे एक्सप्लेन किया है। कि अगर आप एक उसको एक एक्टर ले लो, लेकिन उसके जो डायलॉग है, उसके रोल है, वो मधुबाना नहीं है, थोड़ा जो है उसका कैरेक्टर निगेटिव है, तो फिर उससे खुलिए तो उससे गेटअप को ये सारी चीज़ें हमें कैरेक्टर के ऊपर पैराग्राफ में ही डिफाइन करनी है। through their actions, through their words, through their inner thoughts, ये सारी चीज़ें फिजिकल डिस्क्रिप्शन कैसे कर रही होगी, इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें स्टेट डायलॉग्स, उनके थॉट्स, व्हाट अदर कैरेक्टर्स से थिंक अबाउट देम, दूसरे कैरेक्टर्स का ख्याल किया है उस कैरेक्टर के बारे में कि आपको स्टेट करना है थ्रू आउट द ड्रामा, थ्रू आउट द स्टोरी उस कैरेक्टर से पॉजिटिव कैरेक्टर होते बाकी लोग उससे कैसे जेलस हैं या उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उसका हर कैरेक्टर का ओवरऑल रोल क्या है स्टोरी पे, यू हैव टू डिफाइन। Now we have settings. Setting is the time and place that a story occurs. स्टोरी कब हो गई, जैसे ड्रामा स्टार्ट हो रहा है तो सुबह के 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो दिखाते हैं कि वो फजर वो सूरज शुरू हो रहा है, चुन्नी से जा रहे हैं, शाम में वो दिखाती है, शाम का मौसम दिखाती है, तो आपको शुरू में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर बारिश है तो बारिश होती हुई दिखाई जा रही है, ये बारिश नहीं है, बारिश का मौसम है, इस तरह का मौसम है। Authors often use descriptions of landscape, scenery, buildings, season or weather to provide a strong sense of setting. तो हो सकता है कि आपकी जो स्टोरी स्टार्ट हो किसी रेस्टोरेंट से स्टार्ट हो, दो लोग हैं पार्क स्टार्ट हो, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, शॉपिंग मॉल से स्टार्ट हो सकती है, जो भी स्टार्ट हो स्टार्ट बताना, टाइम बताना, ये शाम का टाइम है, दिन का टाइम है, रात का टाइम है, टेम्परेचर है, वेदर किस तरह है, बहुत तेज गर्मी है या बहुत सर्दी का मौसम है, यू हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग एवरीथिंग। जैसे हमने स्टोरी पढ़ी होती है, छोटी स्टोरी के एपिसोड आप छोटे होते हैं तो स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, उसके अंदर भी इसी तरह से लिखा हुआ होता है ना, बहुत ज़्यादा और बस इन्फॉर्मेशन आपको घर पहुंचा या उसने पानी पिया, इसमें हर दिखाती है, तो उससे आपको स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, इमेजिनेटिव, जैसे आप तो इस तरह से आपके जहन में इमेजिनेशन बन जाती है। Theme. Theme is the meaning behind events and characters' action in the story. The theme is the central idea, message, or purpose in a short story. A theme can be expressed as a general statement about people or life. पहले हम पूरा समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। थीम का मीनिंग क्या है, इवेंट्स के बिहाइंड, मतलब इसके बिहाइंड में क्या चल रहा है, फिर क्या
क्या हो सकता है? इसके स्टार्टिंग में सर लोग लड़ाई कर रहा है, क्या वजह बताना चाह रहे हैं टाइटल्स के अंदर? ठीक है, द थीम इन द इज द सेंट्रल आइडिया। जो भी थीम होती है वो आपकी स्टोरी का सेंट्रल आइडिया होती है। जैसे हम 9 मैट्रिक में अगर आपको याद हो पढ़ते थे कि सेंट्रल आइडिया क्या है, स्टोरी का सेंट्रल आइडिया, और फिर आप उसको पूरे स्टोरी को मैसेज उसमें से निकल रहा है, मैसेज बता या उस स्टोरी का पर्पस क्या है, वो आपने उसमें से कंट्रीब्यूट करना है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वो शॉर्ट स्टोरी के नीचे एक्चुअली बता दी गई या फिर जो शॉर्ट स्टोरी देनी चाहे उसको बोला जाए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट अ शॉर्ट स्टोरी इनटू अ न्यूज़। A theme can be expressed as a general statement about people or life. Theme a general statement के through जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की बीमारी को उसका अब उसके अंदर आप बता सकते हैं कि लोग पोलियो की वैक्सीनेशन या ना करवाने की और इसकी कोई भी स्टेटमेंट बना के लैक ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हैं, लैक ऑफ हेल्थ। It can be either directly or indirectly stated by the author, most likely indirectly. ज़्यादातर जो है थीम में डायरेक्ट आपको मैसेज नहीं किया जाएगा, तो इनडायरेक्टली मैसेज कन्वे किया जाएगा। आपको समझना होगा कि क्या कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट इज एनी ऑफ द प्रॉब्लम दैट अ कैरेक्टर फेस इन द स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द मीनिंग की डायरेक्ट कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर प्रॉब्लम स्टार्ट हो वहाँ पे स्टोरी में परेशानी कॉन्फ्लिक्ट। The conflict is a struggle between two people or things in a short story. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक स्ट्रगल है दो लोगों के दरमियान या कुछ चीज़ों के दरमियान या सिस्टम के खिलाफ या किसी रूल के खिलाफ। अब वो सिस्टम और रूल आपके अपने घर का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर ने रूल बनाया वो 10 बजे के बाद जो है घर में आओगे तो तुम्हें घर में नहीं आने दिया जाएगा। आप जो है खड़े होकर के नहीं मुझे तो इस रूल की खिलाफ वर्जी करनी है। यहाँ से वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया कि आपके फादर की सोच चेंज हो गई और आपकी सोच चेंज हो गई, तो ये कहलाएगा कॉन्फ्लिक्ट। या फिर किसी इदारे में आप पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं या फिर कोई और जॉब कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी जो है आप उससे एग्री नहीं करते, आप भी एग्री नहीं करते, आपके ग्रुप मेंबर्स भी एग्री नहीं करते, आप सबने जो है उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर दी या फिर उन जो कंपनी के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बातचीत करना शुरू कर दी कि ये इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करना है या हमारी बात मानो, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का राइजिंग पॉइंट है। The main character is on one side of the main conflict. कॉन्फ्लिक्ट के एक साइड पे मेन कैरेक्टर होगा, आपकी स्टोरी का जो भी मेन कैरेक्टर है वो कॉन्फ्लिक्ट के एक साइड पे यानी कि उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो ज्यादा लोग होंगे वो दूसरे साइड पे होंगे। मेन कैरेक्टर के साथ भी होंगे कुछ लोग जो उसका साथ दे रहे होंगे, लेकिन जो मेजोरिटी होगी ना वो मेन कैरेक्टर के अगेंस्ट है। तो जब भी आपको वो ही दिखाना होगा स्टोरी के अंदर कि किस तरीके से उसने एफर्ट्स किए और वो इन चीज़ों से निकल सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। External conflict means conflict with other people or with nature, और इंटरनल जो हमारे दिमाग के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, जो हम अपनी जात से जो लड़ाई लड़ रहे हैं या हम किसी सिस्टम में रह रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं और हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि तुम ये काम करो। फॉर एग्जाम्पल कोई गलत काम हो पड़ जाता है, वो रिश्वत ले रहा है या वो स्मगलिंग कर रहा है, अब उसका माइंड तो ये कह रहा है कि तुम्हें ये काम नहीं करना, दैट इज रॉन्ग, बट वो पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसका उसका एक होता है ना, एक हम कहते हैं कि हमारा दिल तो काम करने को चाह रहा है, हमारा दिमाग कह रहा है कि ऐसा कर लो, तो वो उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है।
वो भी स्टोरी का पार्ट होती है। द मेन कैरेक्टर में स्ट्रगल, अब मेन कैरेक्टर किस किस चीज़ों से स्ट्रगल करता है स्टोरी में, अगेंस्ट अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। हो सकता है उस स्टोरी के अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हो, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हो। अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचर के खिलाफ जाके वो काम करना चाह रहे हैं। अगेंस्ट सोसाइटी, सोसाइटी ज़्यादातर जो ड्रामास या फिल्म बनती हैं सोसाइटी के ऊपर बेस होती है, वो या स्टोरी जो होती है सोसाइटी के ऊपर बेस करती है। अगेंस्ट समथिंग इनसाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, फीलिंग्स, इमोशंस, इलनेस, किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, किसी को कैंसर वालों की स्टोरी दिखाते हैं, उनको कैंसर हो गया है या वो बिल्कुल टूट गए कि हमारी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। कुछ लोग उसमें कामयाब हो जाते हैं, दवाइयाँ और सारी कीमोथेरापी और जितने भी फेसेस होते हैं उससे पास होते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि मौत तो भयानक है, तो हमें चाहे इस तरह से आए या कैंसर होकर आए, तो हम जितनी जिंदगी है उसको अच्छी तरीके से पास करते हैं। प्लॉट, अब प्लॉट क्या है? प्लॉट इज अ पैटर्न ऑफ इवेंट्स दैट डेवलप फ्रॉम द इंटरेक्शंस बिटवीन कैरेक्टर। प्लॉट हमारे पास एक पैटर्न ऑफ इवेंट्स है जो कि कैरेक्टर्स के दरमियान में होगा, डिफरेंट कैरेक्टर्स के दरमियान में इंटरेक्शन कब होनी है, कहाँ होनी, कौन सा कैरेक्टर किस अक्सर दिखाते हैं ना स्टोरी के अंदर, किस तरह दिखाते हैं कि सारे कैरेक्टर एक साथ तो प्ले स्टार्ट नहीं हो जाता है, एक साथ मूवी स्टार्ट नहीं हो जाती, कोई किसी से किसी, कोई ऑफिस में किसी दो कैरेक्टर्स की आपस में मुलाकात होती है, या फिर जो है किसी के हॉस्पिटल में किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ सडन वो कैरेक्टर्स आपस में कुछ से। अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? 5 एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। शुरू में हमने क्या पढ़े थे? 5 एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग। तो प्लॉट जो है वो एक सब हेडिंग है स्टोरी राइटिंग के 5 एलिमेंट की, लेकिन अगर प्लॉट के इटसेल्फ 5 कैरेक्टर्स 5 एलिमेंट्स कुछ दिए जाए तो वो ये 5 है। ठीक है, वैसे मैं जब पेपर बना लूंगी तो उसके बाद बताऊंगी आपको कि किस टॉपिक में से किस तरह की क्वेश्चन आए, ताकि आपको तैयारी करना चाहूँ। मेरी कोशिश ये है कि इस वीक में कोशिश करके सिलेबस सारा कंप्लीट करवा दूँ, जो हमारा लास्ट वीक बचेगा उसके अंदर हम तैयारी की तरफ जाएंगे, ताकि आप लोगों को तैयारी का टाइम मिले, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस करने के, ताकि आप ऑनलाइन हो और जो है एक्सरसाइज करें, हाथ के हाथ चेक करवाएं और आपको आइडियाज होते हैं जिस तरह के क्वेश्चन देंगे उस तरह के क्वेश्चन लेके आपकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, कंक्लूजन। तो स्टोरी राइटिंग का टॉपिक डिफरेंट तरीकों से आ सकते हैं। कोई स्टोरी दे दी जाए, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, या करेक्टर, रोल, इंसिडेंट, ये सब चीज़ें डिफाइन कर दी जाए और आपको स्टोरी लिखने को दे दी जाए। या फिर हमने एक एक्सरसाइज की थी जिन स्टूडेंट्स ने क्लास ली थी पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन में, के पिक्चर दे दी थी और बोला था इसके ऊपर स्टोरी लिखो। अब जब आप स्टोरी राइटिंग की हर चीज़ पढ़ चुके हैं और आपसे बोला जाए पहले कैरेक्टर्स अलग डिफाइन करो, थीम अलग डिफाइन करो, प्लॉट अलग डिफाइन करो, तो फिर आपको उस तरीके से करना है। नोट डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जी ये फिगर जो है ना आप इसको जूम करके देख लेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लाइमेक्स, राइजिंग एक्शन, इंट्रोडक्शन, रेजोल्यूशन, फॉलिंग एक्शन, ये सब इसके अंदर प्लॉट के अंदर होते हैं। हम आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सपोजिशन, द स्टार्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ से प्लॉट के अंदर स्टोरी किस तरह से स्टार्ट करनी है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दैट द रीडर मस्ट हैव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। इस तरह मैंने शायद आपको बायोग्राफी का जो बताया था, लेक्चर किया था ऑटोबायोग्राफी, उसके अंदर बताया था जब आप ऑटोबायोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा अपने जो एंसेस्टर्स हैं यानी बाउदाद हैं उनकी थोड़ी हिस्ट्री, उनका थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो वो एक्सप्लेन करना इसी तरह से आपको स्टोरी के अंदर जो स्टोरी आप बता रहे हैं, जिस करेक्टर के बारे में बता रहे हैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड देना होगा कि उसका ताल्लुक कहाँ से, किसी विलेज से है या किसी शहर से है, उसके पेरेंट्स क्या करते थे या क्या करते हैं, ताकि वो जब अगर आपकी स्टोरी कोई भी पढ़े तो अपने जहन में खाका सा बना ले, इमेजिनेशन बना ले कि ये करेक्टर इस तरह का। दिस इज वेयर करेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड। एक्सपोजिशन वो पॉइंट है जहाँ पे आपने करेक्टर ऊपर तो सिर्फ डिफाइन किए थे, अब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वन बाय वन विद देयर बैकग्राउंड्स। राइजिंग एक्शन, all of the events that take place leading up to the climax। जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको आप क्लाइमेक्स के ऊपर लेके जाएंगे, यानी उसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें इन्वॉल्व करेंगे कि अब वहाँ पे स्टोरी के अंदर ट्विस्ट के लिए लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो।
लोग अब मजीद जानना चाहें कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। दिस इज वेयर द रीडर इज इंट्रोड्यूस टू द कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे रीडर को अंदाजा हो जाएगा कि कॉन्फ्लिक्शन किस पॉइंट पर आ रही है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है। Climax, the most exciting part of the story, the turning point in the story। कैसे बता रहे हैं ना ये, अगर आप इस डायग्राम को समझे तो इस डायग्राम के अंदर क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक माउंटेन है, माउंटेन में अभी तक सिर्फ राइजिंग राइजिंग फेजेस आ रहे थे, आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अब आगे आपका टर्निंग पॉइंट, अब आप रिवर्स में जा रहे हैं। मैं पिछली वाली स्लाइड पर अगर वापस जाऊँ, राइजिंग एक्शन में मतलब आपकी सक्सेस स्टोरी चल रही है, आपको जॉब मिल गई और जो है कंपनी के अंदर पहले एक इंटर्नी के कोर्स पे जॉब मिली थी, फिर जो है आपको परमानेंट जॉब मिल गई, परमानेंट जॉब के बाद आपको एक दफा प्रमोशन हो गया, मतलब आपकी जिंदगी के राइजिंग स्टेजेस आ रहे हैं। या जिस तरह से दिखाते हैं कि कोई अगर चाइल्ड स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसने स्कूल कॉलेज मैट्रिक कॉलेज के नंबर से पास किया, उसको जॉब मिल गई है, बहुत खुश है। अब फिर दिखा अक्सर किसी लड़की की अगर स्टोरी चल रही है तो दिखा देते हैं कुछ उसकी शादी वगैरह हो गई, इसके बाद वो कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह की स्टोरीज भी आती है ना। तो यानी कि पहले उन्होंने इसके राइजिंग स्टेजेस दिखाए सारे, दैट शी हैव फेस्ड इन हर लाइफ। बट राइजिंग एक्शंस के बाद सडनली इसकी जिंदगी में क्या क्लाइमेक्स आया, क्या उसकी जो टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। यानी अब उसकी, अभी तक उसके दिल में खुशी थी या जीत थी उसकी जिंदगी में, अब उसके पास जो है ना सैडनेस का फेज स्टार्ट हो गया, वो टर्निंग स्टोरी आ गई। या ड्रामे के अंदर कोई बहुत सैड चल रहा था या उदासियां या नाकामियां देख रहा था, नाउ इट इज अ टर्निंग पॉइंट, क्लाइमेक्स इसको कहते हैं। क्या अब उसकी जिंदगी में चेंजिंग नजर आना शुरू हुई, उम्मीद की कोई किरण रोशन हुई, कोई बहुत गरीब था लेकिन अब उसके पास कोई ऐसा जरिया बन गया कमाई का, तो उसके पास पैसा आना शुरू हो गया, अर्निंग स्टार्ट हो गई। वो पढ़ नहीं सकता था तो किसी ने उसका स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया, उसकी फैमिली और उनके घर के हालात या उसकी जिंदगी के हालात चेंज होना शुरू हो गए। सो इट्स कॉल्ड क्लाइमेक्स। आपसे ऐसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज अ क्लाइमेक्स, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। डोंट कॉपी और पेस्ट फ्रॉम इंटरनेट और फ्रॉम योर ओन वर्ड्स। ये आपके क्विजेस के लिए भी, आपके मिड और फाइनल, मिड तो है नहीं हो रहे, फाइनल्स सबके लिए ये बात है। अभी जो स्टूडेंट्स ने दिए हैं पिछले सेमेस्टर में ऑनलाइन पेपर, इसके अंदर हमने यही रूल अपनाया है कि जिसने कॉपी पेस्ट किया उसने कॉपी के ऊपर कॉपी लिखेंगे और वो क्वेश्चन आंसर चेक नहीं करेंगे। कुछ बच्चे इसी वजह से फेल हुए कि उन्होंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया था, या कुछ स्टूडेंट्स ने आपस में शेयरिंग करके पेपर किया था, एग्जैक्टली सेम पेपर या आंसर्स हमें रिसीव हुए थे, तो उनकी कॉपीज में वो क्वेश्चन चेक नहीं किए गए। द रिजल्ट उनके वो नंबर्स कम हुए, मार्क्स कम हुए, तो किसी की जीपीए गिर गई और कोई फेल की तरफ गया। तो इसलिए मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ बार बार कि कॉपी पेस्ट ना तो क्विज में चलेगा, ना असाइनमेंट्स के अंदर, और ना ही आपके फाइनल पेपर के अंदर। तो ये क्लाइमेक्स हमको समझ में आ चुका है कि स्टोरी अब एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर दाखिल हो गई है। फॉलोइंग एक्शन, द इमीडिएट रिएक्शन टू द क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स के बाद आपका इमीडिएट या उस कैरेक्टर का इमीडिएट रिएक्शन क्या था, क्या वो बिल्कुल जो है अपने, कह सकते हैं कि उसने छोड़ दिया था सब कुछ, कि अब कुछ नहीं है, उम्मीद की कोई किरण नहीं है, अब मैं हार गया हूँ, या वो जो है मैं बेबस हूँ, मेरे पास इस से निकलने का कोई चारा नहीं दिखा रहा, उसके अंदर जैसे वो समंदर में गिर रहा है और पानी में डूबता जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। उस फॉलोइंग एक्शन में फिर ये दिखाने की उसकी सारी उम्मीदें कम हो। All the actions that occur after the climax and before the conclusion of the story। Following action के अंदर वो सारे आपने अब actions conclude करने जो कि climax के बाद उसके साथ पेश आए। अब या तो वो गिरता ही चला गया या फिर उसने अपने आप को संभाल लिया, कि कोई ऐसा एंड पॉइंट आया या कोई लास्ट एपिसोड आई स्टोरी की तो उसके अंदर उसने कोई हिम्मत करी और अपने खोए हुए मकाम को दोबारा हासिल किया। That's called resolution, the conclusion of the plot, loose ends are tied up। जो उसके लूज एंड्स उसको टाइड अप कर देगा, यानी वहां से निकलने का कोई सहारा मिल गया। जब आप देखें ना पिछली फिगर में क्या था कि कोई बंदा था जो समंदर की गहराई में डूबता जा रहा था,
लेकिन अब आप देखिए समंदर है, पहाड़ी, और उसके भी ऊपर वो एक परिंदा हो गया, यानी उसने अपना जो है फतह का या फिर अपनी फरार का रास्ता ढूंढ लिया और वो यहाँ से कामयाब होकर बाहर निकल गया। There might not be a clear resolution. This is called a cliffhanger ending. हो सकता है कि क्लियर रेजोल्यूशन ना हो, मतलब आप सही से ना बता पाए, ये स्टोरी में राइटर सही से क्लियर ना कर पाए। अक्सर स्टोरी का एंड ऐसे होता है ना, समझ नहीं आता, या फिल्म का एंड ऐसे होता है कि वो समझ नहीं आता कि ये किस तरह का एंड किया। लोग ये देखते हैं हम तो शुरू से स्टोरी इतनी अच्छी समझते आ रहे थे, ये एंड कैसे किया तो समझ नहीं आया, या एक ही एपिसोड में सारी चीजें एंड हो गई, ये भी समझ नहीं आया। तो कुछ एंड या कुछ रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि क्लियर नहीं होते। ये हमारा था स्टोरी राइटिंग। अब जब हम कल की क्लास करेंगे उसके अंदर हम स्टोरी राइटिंग की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। मैं उसकी एक्सरसाइजेस निकाल के रखूंगी कि हम उसके अंदर स्टोरी देंगे, इसमें से क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस सेशन होगा, अटेम्प्ट करें तो बहुत अच्छी बात है, उससे फायदा आपके एग्जामिनेशन में ही होगा। अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको तैयारी करवा दूंगी तो फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगी। आज मैं एक अपने पास आइडिया बना लूंगी कि मुझे क्या करना है, किस तरह से क्वेश्चंस देने, देन मैं उसी तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारे पास, उस टॉपिक के अंदर हमें स्टोरी तो दे दी जाएगी या कोई इवेंट्स बता दिए जाएंगे। अब देखिए स्टोरी का जो ये टॉपिक है ना, ये भी हमारा 2-3 दिन चलेगा, ये 2-3 लेक्चर्स में चलेगा। अभी जस्ट हमने ये स्टडी किया है कि स्टोरी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टोरी में क्या क्या चीजें डिफाइन करना जरूरी होता है। देन वी विल स्टडी दैट then we will study that how we can summarize a story। ऐसा भी हो सकता है कि स्टोरी दे दी जाए उसको समराइज कर दें, ठीक है। एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट अ स्टोरी, और हाउ वी कैन कन्वर्ट इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ इनटू अ शॉर्ट स्टोरी। मतलब आप जिस तरह ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसके अंदर क्या था कि आपकी जिंदगी की जो जो बातें हैं उसको आप लिखें तो आपकी ऑटोबायोग्राफी लाइक इस तरह से आपको एक छोटे से पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लिखने को दे दिए जाए और आपसे कहा जाए किसी इवेंट के बारे में, या तो बता दिया जाए जैसे कोई कॉन्वोकेशन या फिर जो है कोई एनुअल डिनर फंक्शन हुआ, उसकी कुछ कुछ डिटेल बता दी जाए, इस तारीख को हुआ था, यहाँ पे हुआ था। क्योंकि अभी तो आप लोग बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपने ये सब चीज़ें अटेंड नहीं की होंगी। अगर मैं कुछ इवेंट्स लिख दूँ बुलेट पॉइंट्स में और आपसे कहूँ उसको स्टोरी में कन्वर्ट करें, सो आपको उसको स्टोरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगेन ये बात रिपीट करूँगी, अगर आपके टेंसेस सही होंगे तो हम आपको जो है आपको रिपीटेशन सॉरी आपको राइटिंग करना आसान हो जाएगा। किसी कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? Otherwise, I will explain the solution of quiz. कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलें हम चलते हैं क्विज के सोल्यूशन की तरफ। ये जो क्विज आपको शो कर रही है थोड़ा सा मतलब लेंथी है, ये वो क्विज एग्जैक्टली नहीं है जो कि आपको दिया गया है। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे तो हम उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने ये दिया था, रजिया रोज बिरयानी बताती है। अब सेंटेंस को पढ़ के कैसे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। हमने प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रेजेंट सिंपल क्या होते हैं, रिपीटेड एक्शन होते हैं। तो रिपीटेड एक्शन है, रोज बिरयानी बताती है, तो इस वजह से ये किसमें बनाना है, हमें प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई कुक। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगल है तो कुक के साथ एस या ई एस का इजाफा हुआ, तो यहाँ इसका इजाफा हुआ, रजिया कुक्स बिरयानी डेली। ये हमारे पास एक सेंटेंस बन गया। सेकंड क्वेश्चन था शायद, क्या हम किमाड़ी जा रहे हैं, जा रहे हैं आ गया तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन पूछा गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, हम के लिए बी यूज होता है तो आर बी गोइंग टू किमाड़ी। यहाँ पे मैंने आई एम रीडिंग लिख के दिया था, कुछ को स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज था तो लिख के दिया है, क्योंकि मैंने आपको पास सिंपल के जहाँ टेंसेस पढ़ाए उस टेंसेस के साथ आपको ये वाले सेंटेंस भी पढ़ाए।
में वाइल लगता है। सब्जेक्ट जब कोई काम कर रहा है तो हम वहाँ पे वाइल लगाते हैं। मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, आई, ये तो इतना जुमला जो काम आपने किया है वो तो किसमें बनेगा, पास्ट सिंपल में बनेगा, और उसके बाद आप इसमें बनाएंगे आई सॉ हिम वाइल रीडिंग, यानी कि मैं पढ़ रहा था। सब्जेक्ट जब कोई काम कर रहा होता है तो आप वाइल लगाते हैं और फिर बनाते हैं। लेकिन अगर जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखती कि आई एम रीडिंग के बजाय मैं यहाँ पे लिख देती शी इज रीडिंग, यानी वो पढ़ रही थी और मैंने उसको देखा था, तो फिर मैं जस्ट क्या बनाती, आई सॉ हिम रीडिंग, फिर मैं वाइल यूज नहीं करती। लेकिन अभी मैंने लिखा है आई एम रीडिंग, तो मतलब मैं पढ़ रही हूँ और मैंने उस बंदे को देख लिया, चाहे वो लिख रहा था, पढ़ रहा था या खेल रहा था, फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ, मैंने आगे ये सेंस मेंशन कर दिया। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई सॉ हिम या हर वाइल रीडिंग। देन ये वाला सेंटेंस ये था, आसिम एंड रजा खाना खाने से पहले डेटॉल से हाथ धो चुके थे। अब इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो हाथ धोना और एक खाना खाना। पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले कौन सा काम हो रहा है इसके अंदर, बताया जरा कोई मुझे। पहले हाथ धोने का काम हो रहा है, पहले खाना खाने का काम हो रहा है। पहले हाथ धोने का। जी, यहाँ पे पहले हाथ धोया। अब हमने क्या पढ़ा था, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों कंबाइन होकर एक सेंटेंस में आ सकते हैं। जो काम पहले होगा वो आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो काम उसके बाद होगा वो आप पास्ट सिंपल में बनाएंगे। तो यहाँ पे हाथ धोने का काम पहले हुआ था, इसलिए इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हेड, तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। और फिर आगे बाकी वाला जो सेंटेंस था खाना खाने वाला, वो हमने सिंपल पास्ट सिंपल में बनाया। हमारे मिड टर्म्स 21 जून 2020 ये नहीं दिया था मैंने आपको। मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा, ये था, मैंने अभी तक कैफे की चाय ट्राई नहीं की। मैंने बताया था अभी तक के दो इंग्लिश में कन्वर्ट हो सकता है, या तो सो फार या फिर येट। जहाँ पे निगेटिविटी आएगी वहाँ पे येट में लगाएंगे आगे, और जहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी वहाँ पे सो फार लगाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिविटी थी कि अभी तक मैंने कैफे की चाय तैयार नहीं की, इसके लहजे से लग रहा है कि वही बता रहे कि इस बात पे अफसोस है कि उसने अभी तक तैयार ही नहीं ट्राई नहीं की चाय, तो इसलिए हमने सेंटेंस के आखिर में येट लगाया। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, इसके आगे सेंटेंस के आगे जस्ट लिखना था कि कौन से टेंस से बिलोंग करता है, कन्वर्ट नहीं करना था किसी चीज में। मैंने आपको दिया था वी डोंट प्ले हॉकी, ये सेंटेंस दिया था मैंने, वी डोंट प्ले हॉकी। अगर दिया था तो चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रेजेंट सिंपल कैसे है, इसके हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। ये डू और डू नॉट किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में लगता है, इसलिए हमने इसके आगे सिर्फ ये लिखना था प्रेजेंट सिंपल, बाकी कुछ भी नहीं बनाना था। फिर एक और क्वेश्चन दिया था, आई थिंक ये होगा, शी हैज गॉन टू मार्केट। तो हैज से हमें क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। अगर इसके आगे बीन लगा हुआ होता और गोइंग लगा हुआ होता तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता, मगर यहाँ पे सिर्फ इतना ही है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये कहा था कन्वर्ट इट इनटू रिक्वायर्ड सेंटेंस, ही विल कम हियर, और इसको कन्वर्ट करना था पास्ट सिंपल में। कैसे कन्वर्ट किया है आपने, मैं जरा नाम लेके पूछती हूँ फिर बताइएगा मुझे। असदुल्ला शेख, पहले वाले क्वेश्चन को पास्ट सिंपल में कैसे कन्वर्ट किया, क्या सेंटेंस बनाया। मैंने बनाया ही केम हियर। सही है। अरसलान आप बताइए, नंबर 2, डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम, इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करना था, तो आपने क्या सेंटेंस बनाया। अरसलान, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका रिप्लाई आया है इनका चैट में। वुड यू लाइक टू ईट, नहीं ये इस तरह से नहीं बनेगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, मतलब आईएनजी फॉर्म तो लाजमी लगती है, जहां भी आई प्रोग्रेसिव लिखा हुआ है आईएनजी फॉर्म लाजमी लगती है, यानी कि ईटिंग आ जाएगा या लाइकिंग आ जाएगा। ठीक है, फ्यूचर का will जुमला you है, like to, will you like eating ice cream? विल यू लाइक ईटिंग आइसक्रीम। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। तो ये ऐसे बना लेते सेंटेंसेस। सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और जिन जिन लोगों के मुझे सबमिट हो चुके हैं, मैं अभी तो नहीं देख रही, थोड़ी देर बाद देखूंगी, या मतलब जब भी देखूंगी तो आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी किस किस के क्विजेस मुझे मिल गए। क्विज 1 और क्विज 2 दोनों की लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, तो मुझे कंफर्म कर देगा अगर किसी का नाम वहाँ पे मिस हो
तो मैं उसको रीचेक कर लूँगी, अगेन सर्च कर लूँगी, मुझे पता चल जाएगा। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि इतना टाइम ये शो हो रहा है, टाइम वो शो, आप टाइम को छोड़ दें, मेरे पास रिकॉर्ड मतलब पता चल जाएगा मुझे कि आपने किस टाइम पे सेंड किया है, मैं देख लूँगी। ठीक है, आज के जो टॉपिक है स्टोरी का, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने कल की क्लास लेनी है, टाइमिंग हम बाद में ही डिसाइड करेंगे क्लास के लिए। कल की क्लास में हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे स्टोरी लिखने की, और फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। Okay.